Good evening everyone. I hope you all are in high spirits. In today's video I am going to discuss about the next concept of electron spectroscopy, that is molecular photoelectron spectroscopy as well as Auger electron spectroscopy. सबसे पहले molecular photoelectron spectroscopy में क्या है, पिछली बार हमने जब एटम्स के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस किया था तब हम एटम्स के जो ऑर्बिटल्स हैं उनके शेल्स, जब हम एटम को आयनाइज करते थे जिसके लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती थी उस ऑर्बिटल से आपका, उस लेवल से आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता था, रिमूव हो जाता था। अगर आपने कोर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होता था तो तब आप अल्ट्रा एक्सरे सोर्स यूज़ करते थे। तो आपके पास जो स्पेक्ट्रोस्कोपी थी दैट विल बी एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर आपने आउटर कोर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होता था, जैसे हमारे वैलेंस ऑर्बिटल्स हैं, उनके लिए आप यूज़ करते थे यूवी सोर्स, राइट। तो उस स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम क्या बोलते थे, यूपीईएस। इन द सिमिलर मैनर यहाँ पे क्या है, अभी आपके पास एटम्स के ऑर्बिटल्स थे। अभी जब हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर फोटोइलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो हमें क्या चाहिए, मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल्स कैसे जनरेट होते हैं, जैसे यहाँ पे एक एटम का ऑर्बिटल और एक एटम का ये वाला ऑर्बिटल, जब ये कंबाइन करेंगे तब आपको मिलेंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और साथ में मिलेंगे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। और अगर इन दोनों में से कोई सिमेट्री एलिमेंट मिसिंग हुआ तो वो एज अ नॉन बॉन्डिंग एक्ट करने लग जाएगा। तो उसी तरह से जब आप मॉलिक्यूलर फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ोगे तब आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव ही करना है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन इस बार किसी एटम से रिमूव नहीं होगा, हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से रिमूव होगा। अगर वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से रिमूव होगा तो हमारी बॉन्ड लेंथ को फ़र्क पड़ेगा। सिर्फ आपने इस टॉपिक में सबसे इजी कंसेप्ट क्या है कि जब भी आप आपके बॉन्डिंग ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे, क्लियर, जब आप बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे तो आपका जो बॉन्ड लेंथ है या बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। क्योंकि हमें पता है बॉन्ड ऑर्डर किसके इक्वल होता है, हाफ ऑफ नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, राइट। तो अगर बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स कम होते चले जाएंगे तो उसी हिसाब से हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अगर आपका इलेक्ट्रॉन रिमूव होएगा, आपने एनर्जी अप्लाई की और आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से रिमूव हुआ, तो आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर में एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अगर ये जितने कम होंगे उतना कम ये यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा, इसलिए हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अगर आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो नॉन बॉन्डिंग से रिमूव होंगे तो आपके बॉन्ड ऑर्डर को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर रिमेन सेम। तो इस कंसेप्ट में बस आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। एग्जाम्पल से आप अपने टॉपिक की लेंथ इंक्रीज कर सकते हो। तो मैं वही 3 केसेस पढ़ रही हूँ जस्ट। इफ़ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज रिमूव देयर इज वर्चुअली नो चेंज इन बॉन्ड स्ट्रेंथ और लेंथ। तो मैंने बोला ना कि नॉन बॉन्डिंग का कोई रोल ही नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिमूव कर भी दोगे तो आपके बॉन्ड ऑर्डर को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, दैट मीन्स इट विल रिमेन द सेम। उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा, अगर आप अपने एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया दैट मीन्स योर मॉलिक्यूल बिकम आयनाइज्ड, तब क्या सिचुएशन होगी, द बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्गर हैंस शॉर्टर। बॉन्ड क्या हो जाएगा, आगे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और शॉर्टर हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होने का मतलब होता है हमारे बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, और हमारी बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, शॉर्ट हो गई। क्योंकि बॉन्ड जितना छोटा होता है उतना स्ट्रॉन्ग होता है, क्लियर। तो ऑटोमेटिकली आपकी जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि जब आप वाइब्रेशन कोज करना चाहोगे, यहाँ पे पहले सपोज करो डबल बॉन्ड था तो आपने कितनी फोर्स से उसे स्ट्रेच किया, फिर अभी यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन गया सपोज, तो आप उसे स्ट्रेच नहीं कर पाओगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, तो इसलिए आपको एनर्जी भी बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरह से जब आप एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, अगर आपकी जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है स्पेक्ट्रा के अंदर वो इंक्रीज होगी, दैट मीन्स यू आर एबल टू फाइंड आउट दैट द इलेक्ट्रॉन विल बी रिमूव फ्रॉम नॉन बॉन्डिंग। और अगर आपका जब आप लास्ट में क्या बोल रहे हैं, जब आप बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, तब क्या होगा, हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अगर हमारा बॉन्ड ऑर्डर रिड्यूस हो गया तो उसका मतलब क्या है,
बॉन्ड ऑर्डर रिड्यूस हो गया, वाइब्रेशन, अभी पहले वो उसके अंदर डबल बॉन्ड था, अभी क्या हुआ, आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, सपोज करो 1.5 की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी, तो अभी आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी ना उसको इतना ही स्ट्रेच करने के लिए। तो इसका मतलब हमारी जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है वो लोअर डाउन हो जाएगी। और अगर हम क्या करेंगे, ओरिजिनल स्पेक्ट्रा लेंगे किसी भी मॉलिक्यूल का, बाद में हम उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर से उसका स्पेक्ट्रा लेंगे। अगर हमारी जो पीक्स हैं, जो वाइब्रेशनल पीक्स हैं, वो लोअर फ्रिक्वेंसी की तरफ शिफ्ट हो गई, दैट मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन विल बी रिमूव फ्रॉम बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और अगर ऐसा हुआ कि मैंने पहले ओरिजिनल स्पेक्ट्रा लिया, बाद में इलेक्ट्रॉन रिमूव किया और फिर से स्पेक्ट्रा लिया, और अगर इस बार मेरे एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई तो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो गई। तो ओरिजिनल जो हमारी पीक्स पहले की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी पे आने वाली थी, अब उससे हायर स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी पर आपको वही सेम पीक्स मिलेंगी। तो इससे आपको ऑटोमेटिकली जज हो जाएगा कि आपके कहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है। क्लियर। नॉन बॉन्डिंग में क्या होगा, पहले भी स्पेक्ट्रा सेम था, अब भी स्पेक्ट्रा सेम है, तो अब तब आप क्या कहोगे, द इलेक्ट्रॉन विल बी रिमूव फ्रॉम द नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो इसके लिए मैंने क्या सोचा है कि आप एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम में नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल B2 का बोरोन का ले रही हूँ, तो अब आपने देखो यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर क्या है, हाफ ऑफ कितने नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी हमने इसको यहाँ से रिमूव किया, तो बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन गया तो मेरा बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। फिर से रिमूव किया, फिर से बॉन्डिंग से गया, मेरा बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। सिग्मा से गया, इलेक्ट्रॉन एक रिमूव किया तो मेरा बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी का भी MOT ले लेना, चाहे कार्बोनिल का ले लेना, MOT ज़रूर ड्रॉ करना, जैसे यहाँ पे भी शो किया हुआ है। ऑक्सीजन का भी ले सकते हो, ऑक्सीजन को आयनाइज फॉर्म में ले सकते हो। ऑक्सीजन में देखो लास्ट शेल में है ये इलेक्ट्रॉन, अगर आपने पाई स्टार से उसे रिमूव किया तो क्या होगा, बॉन्ड आपका ऑक्सीजन क्या स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर। तो इससे आपको जज हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव हुआ है, पाई स्टार से रिमूव हुआ है। तो इस तरह से आप किसी का भी MOT ले सकते हो। एग्ज़ाम में ये बात कंफर्म है कि जब आप एग्जाम्पल से अपनी लेंथ इंक्रीज़ करोगे तो एक तो एग्जामिनर को ये बात पता चल जाएगी कि आपको कॉन्सेप्ट पता है, तो आप उसे नंबर ऑफ़ एग्जाम्पल पे अप्लाई कर देना, सो दैट कि आपके जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट ना हो। आप किसी का भी MOT ले सकते हो। यहाँ पे शायद से उन्होंने एग्ज़ाम बुक में जो बेनवेल में है वहाँ पे कार्बोनिल का लिया हुआ है, तो कार्बोनिल की ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी है, इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो उसकी कन्फिग्रेशन आप लिख दोगे दोबारा से, तो उससे आप उसी वे में एक्सप्लेन कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑजर इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट ऑजर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी सेम आपने इलेक्ट्रॉन ही रिमूव करना है, लेकिन इस फिनोमिना में थोड़ा सा चेंज है। तो उसे कैसे स्टडी करोगे, सबसे पहले क्या करना है, ऑजर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी को पहले यहाँ से डायग्राम से देखो, फिर हम लैंग्वेज पे बात करेंगे। ऑजर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है कि आप जब फोटोन की रेडिएशन इंजेक्ट करते हो तो वो रेडिएशन इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि वो आपके कोर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करती हैं। क्लियर। सबसे पहले हमेशा ये बात याद रखना, ऑजर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो आप जिस फोटोन की रेडिएशंस आप ट्रांसफ़र कर रहे हो वो इतनी हाईली एनर्जेटिक होंगी कि वो कोर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे। अभी ध्यान से समझना, सबसे पहले आपने क्या किया, एनर्जी को इंजेक्ट किया। आपके पास 3 लेवल थे, EX, EY, EZ। मैंने इन 3 लेवल्स में ही चेंजेस आएंगे, मैं उसी को कंसिडर करूँगी। लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप किसी एग्जांपल यहाँ पे ना, सपोज आपके पास ऑजर शायद से आर्गन के लिए किया होगा, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपके पास है 2s है, लेवल 3s है और 3p है। मुझे आपको नेमिंग भी साथ में क्लियर करनी है, दैट्स वाई मैं इन EX, EY और EZ के नेम भी असाइन कर रही हूँ। ठीक। तो आपके पास आपने 2s से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे उसने कोई ऑर्बिटल शो नहीं किया था इसलिए उसने सारे इलेक्ट्रॉन फील्ड दिखाए हैं, ये फील्ड की सिचुएशन दिखाने का पर्पज़ है। यहाँ पे आप इंजेक्ट किया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया।
अभी इलेक्ट्रॉन रिमूव होके सिस्टम से चला गया। अभी क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इनिशियल एक्साइटेड स्टेट थी, इतनी आयनाइजेशन एनर्जी दी, क्योंकि कूपमैन थ्योरम क्या बोलती है, आपको किसी भी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना है, उसके उतने लेवल की बाइंडिंग एनर्जी को ओवरकम करती हुई एनर्जी दो, तो वो उस सिस्टम को छोड़ के चला जाएगा। तो यही हुआ फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, उसका जो वेरी नेक्स्ट लेवल होगा, जैसे 2s का वेरी नेक्स्ट क्या है, 3s है, तो 3s का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, क्योंकि हर कोई स्टेबिलिटी चाहता है, तो अगर उसे फ़ायदा है कि पहले तो वो हायर एनर्जी लेवल पे था, अगर अभी एक जना सीट छोड़ के चला गया तो हम क्या करते हैं, इस सीट को ऑक्यूपाई करने के लिए कोई तो आ जाएगा, तो क्या करोगे, यहाँ से आपके पास नेक्स्ट लेवल का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो उस एनर्जी को पूरा करने के लिए वहाँ पे लोअर लेवल पे आ गया। ठीक, जब कोई भी हमें पता है जब एक्साइटेड लेवल से हम ग्राउंड लेवल पे शिफ्ट करते हैं तब हम एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं, एमिट करता है इलेक्ट्रॉन एनर्जी अपनी। जो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन ने एमिट की वो एनर्जी सफिशिएंट थी उसके वेरी नेक्स्ट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो हमारे पास अभी क्या हुआ सिस्टम के अंदर, एट द एंड हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, हमने एनर्जी किसके लिए दी थी, कोर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, सिस्टम से वो भी बाहर चला गया। नेक्स्ट क्या हुआ, उसको उस जगह को लेने के लिए वेरी नेक्स्ट ऑर्बिटल से हमारे पास क्या हुआ, जब वो इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल पे आया तो उसने एनर्जी क्या कर दी, एमिट कर दी। जब उसने एनर्जी एमिट कर दी वो एनर्जी सफिशिएंट थी EY ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो इस तरह से ई ऑजर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेशल इसलिए है क्योंकि हमने सिर्फ कोर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी दी थी, लेकिन हमें कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव, एट द एंड हमें कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव मिले, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे अभी अब ट्रांजिशन का नाम हम बाद में कंसिडर करते हैं, पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। If the electrons emitted during secondary process after the emission of first electron, यहाँ से पढ़ते हैं। To understand the Auger process, we must imagine the electron to be ejected from the core level EX। तो आप क्या इमेजिन करोगे कि हमने कोर लेवल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, सरफेस एटम इन द ग्राउंड स्टेट, तो हम वहीं से ग्राउंड स्टेट कंसिडर कर लेंगे। द आयन फॉर्म्ड विद अ वैकेंसी और होल इन EX, तो क्या होगा, जब वो यहाँ से उसे छोड़ के जाएगा तो यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, द होल इन EX कैन बी फिल्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन ड्रॉपिंग फ्रॉम लेवल EY, तो उस होल को कंप्लीट करने के लिए EY से एक इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ ड्रॉप कर दिया जाएगा, ड्रॉप हो गया। उसके बाद क्या होगा, पार्ट ऑफ दिस रिलीज कंसिडरेबल एनर्जी EX माइनस EY, जब वो अपने इस लेवल से यहाँ पे आएगा तो वो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, उसका फाइनल लेवल ये है, चला वो यहाँ से था तो एनर्जी लेवल का डिफरेंस कैसे आएगा, EX माइनस EY आएगा। तो उसके डिफरेंस की जो एनर्जी है जब वो रिलीज होगी सिस्टम से, तो उसे कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, EZ ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन, विच विल बी इजेक्टेड विद काइनेटिक एनर्जी रिप्रेजेंट द एक्सेस ऑफ EX माइनस EYZ ओवर EZ। तो वो क्या बोल रहा है कि अगर ये एनर्जी सफिशेंट है उसको बाहर निकालने के लिए, अगर ये डिफरेंस हमारे पास ज़्यादा हुआ तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने कल बोला था बाइंडिंग एनर्जी तो आपको देनी पड़ेगी। अगर आप फोटोन इंसिडेंट करते हो और उसकी एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा है तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। तो उसी तरह से सेम बोल रहा है कि आपका जो रिजल्टिंग इलेक्ट्रॉन जो EZ से रिमूव होगा, रिमूव करने के लिए तो वो एनर्जी सफिशेंट है, अगर उससे ज़्यादा हुई डिफरेंस से तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। क्लियर। द रिजल्टिंग आयन with holes in both EY and EZ, note that although this is referred there as final state, it is nonetheless higher in energy than the original ground state। तो इस तरह से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन रीअरेंजमेंट से अक्कर किया है, क्योंकि रिमूव हमने इस ऑर्बिटल से किया था, इसका नीचे आ गया और उसका बाहर ही निकल गया, तो इस तरह से जो ये रीअरेंजमेंट हुई है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम स्पेशल बोलते हैं ऑजर इलेक्ट्रॉन्स। दिस रेफर टू एज अ कैस्केड प्रोसेस बिफोर द ग्राउंड स्टेट इज रीगेन्ड। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैस्केड प्रोसेस भी बोलते हैं।
बिकॉज क्योंकि एकदम से बहुत ज़्यादा हौश पौश सा हो गया इलेक्ट्रॉन, तो हमने इसी का इजेक्ट करना था, साथ में इसका भी बाहर निकल गया और इसका नीचे के लेवल पे आ गया, तो इस वजह से दैट्स वाई वी कॉल इट एज कैस्केड. बिकॉज एनर्जी इज़ कंजर्व्ड, इट इज़ क्लियर दैट एनर्जी रिलीज्ड बाय ई वाई, जो एनर्जी ई वाई से रिलीज़ हुई है वही ई जेड के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए काम पे आई है. तो हमारे पास टोटल, अगर हमने इसकी इक्वेशन को मेंशन करना हो, तो जो हमारा ऑजर इलेक्ट्रॉन निकला है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस ई जेड से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, ई ऑजर मीन्स उसकी काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है. देखो उसने काइनेटिक एनर्जीज को ई ऑजर से, क्योंकि ये हम स्पेक्ट्रोस्कोपी यही पढ़ रहे हैं तो इस वजह से इस काइनेटिक एनर्जी का नेम ई ऑजर रख दिया. काइनेटिक एनर्जी प्लस ई जेड से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, ये उसकी बाइंडिंग एनर्जी की बात हो गई, इक्वल्स टू ई एक्स माइनस ई वाई, तो उस एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल होगी. तो हमारे जो ई ऑजर की काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, वो इसकी डिफरेंस के इक्वल होगी. क्लियर. तो अभी आपके पास जो नेक्स्ट है, इसका जो हम बोलेंगे कि ऑजर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो स्पेक्ट्रा होता है वो डिफरेंशियल फॉर्म का होता है. ये छोटी छोटी बातें आप लिख सकते हो. नेक्स्ट आपके पास आएगा कि आपने इन ट्रांजिशन का नेम कैसे देना है. सबसे पहले हमने जहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र करी, जैसे मैंने यहाँ पे असाइन इसीलिए कर दिया था सो दैट कि मैं आपको बता पाऊँ इसका नेम आप कैसे रखोगे. हमें पता है कि जो हमारा 1s होता है उसको हम के शेल बोलते हैं, 2s वाले को एल शेल बोलेंगे, 3 शेल के लिए हम नेम रखते हैं m. ठीक. तो अभी हमारे पास देखो 2s का इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, नीचे कौन सा आ गया, 3s का इलेक्ट्रॉन आ गया, बाहर कौन चला गया, 3p का चला गया, यानी कि डिस्टर्बेंस कहाँ हुई. इस ट्रांजिशन का नाम क्या होगा, l में डिस्टर्बेंस स्टार्ट हुई, m का इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया और दूसरे m का और इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया. या इसे आप mm डैश भी लिख सकते हो कि अगर आपने m के भी आगे सिग्निफाई करने हैं कि हम m डैश यूज़ कर रहे हैं 3s के लिए, m डबल डैश यूज़ कर रहे हैं 3p के लिए और m ट्रिपल डैश यूज़ कर रहे हैं 3d के लिए, तो इससे आप अपने ज़्यादा आइडेंटिफाई कर सकते हो. उसी तरह से यहाँ पे भी 2s के लिए आप l डैश ले सकते हो, 2p के लिए l डबल डैश ले सकते हो. तो आप और ट्रांजिशन को, अदरवाइज m शेल से दोनों m शेल के थे 3s और 3p, दैट्स वाई वी कॉल इट एज LMM ट्रांजिशन. तो इससे आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा. जैसे एग्जाम में आपको एग्जाम्पल कोई भी दी हुई 1s2 2s2 3s2 3p6, राइट. तो अभी आप इसकी ट्रांजिशन कैसे बोलोगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमने कोर के लिए एनर्जी दी, 3s का ये ओरिजिनल पोजीशन पे आया तो ये भी इन्वॉल्व हो गया और 3p का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो ये भी इन्वॉल्व हो गया. तो हमारे पास जो ट्रांजिशन का नेम आएगा वो क्या आएगा, LMM ट्रांजिशन. तो इस तरह से आप कोई सी भी एग्जांपल यूज़ कर सकते हो अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है. तो ये थी आपकी ऑजर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी. इससे आपका जो फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला पार्ट था वो फिनिश हो गया. तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे NQR. दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो.